जम्मू कश्मीर का एक बड़ा दुश्वार गुजार इलाका है डोडा, जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी को लेकर आज से कई साल पहले, लगभग 14 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि उस समय उस इलाके में 15% रोड कनेक्टिविटी थी। वक्त के साथ रोड कनेक्टिविटी तो बढ़ी है और इस समय रोड कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन तब भी कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे डोडा से अगर आप डोडा के पहाड़ों की तरफ निकलते हैं तो दो इलाके आते हैं, गुंदना और कलिहांड का इलाका। दोनों इलाकों में जो सड़क जाती है, अगर आप आज भी उस सड़क पर नज़र दौड़ाएंगे तो आपका दिल कांप जाएगा, रूह कांप जाएगी, क्योंकि गुंदना तक पहुंचने के लिए और जहां मैं रहता हूं मेरे इलाके कलिहांड तक पहुंचने के लिए आपको बड़े हिम्मत और बड़े हौसले की ज़रूरत पड़ती है। वो हिम्मत और हौसले की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि इन दोनों इलाकों की तरफ जो सड़कें जाती हैं वो बहुत भयंकर है। लेकिन इसी गुंदना से मेरे साथ तेजिंदर शर्मा है। इन्होंने जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है और 21वां रैंक है इनका। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ दिनों में जब मैं ढूंढ रहा था तो इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। डोडा के कुछ और बच्चों से मुलाकात हो पाई, एक उस बच्चे से भी मुलाकात हुई जिसके घर की छत से पानी टपकता है, और उसके अलावा उन 3 भाई बहनों से मुलाकात हुई और आज तेजिंदर के साथ हैं। तेजिंदर, सबसे पहले मुझे बताओ, गुंदना गए हुए कितना वक्त हो गया? सर 4-5 महीने पहले गया था गुंदना। अच्छा, जाते रहते हो? जी सर एक्चुअल में मेरी मदर वहीं जॉब करते हैं, वो गवर्नमेंट टीचर हैं। अच्छा। तो सर मौका मिल जाता है कभी साल में 2-3 बार जाने का। अच्छा, जी सर। तो अभी भी वहाँ गुंदना में कोई रहता है? नहीं? जी सर, मेरे जो ताया जी वगैरह बाकी उनकी फैमिलीज़ वो सब वहीं रहते हैं, और लेकिन हम जो है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से वहाँ से यहाँ पे रह रहे हैं जम्मू में। अच्छा, जी सर। तो बड़ी खुशी हुई होगी उनको, गुंदना में खबर मिली होगी कि जनाब आपने जो है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव इम्तिहान क्वालिफाई किया है। जी सर, बहुत खुशी हुई और बहुत दुआएं मिली। और सर कहीं ना कहीं उन लोगों का इस सपोर्ट और उन लोगों का एक ट्रस्ट था मुझ में कि मैं भी इतने साल तक इस प्रिपरेशन में लगा रहा और फाइनली जो है ये एग्ज़ाम क्रैक किया। तो आपने जब आप अपने इलाके की तरफ जाते हैं सड़कों पर नज़र दौड़ाते हैं कभी? जी सर बिल्कुल। एक्चुअल में सर बहुत ही अनफॉर्चुनेट भी है कि हर मंथ जो है काफ़ी डेथ्स वहाँ पे हो जाती है बिकॉज ऑफ पुअर रोड कंडीशन। तो सर मन में कभी कभी ये रहता था कि क्यों नहीं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेटर हो सकते हैं, क्यों नहीं जो है बैरिकेडिंग या फिर कुछ ऐसे सिग्नल्स जो है कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ मदद ली जाती है हमारे एरिया में, ताकि जो प्रीशियस लाइफ है उनको सेव किया जाए। बट सर फिर ये सोच के मेहनत में लगना पड़ता था कि जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक हमें ये तो नहीं पता है कि वहाँ के जो फंक्शनरीज हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो सर बस उसी विश्वास के साथ कि वहाँ पे पहुँच के कुछ अच्छा करना है अपने इलाके के लिए, जो ये प्रीशियस लाइफ जो है उन्हें सेव करना है, जन सेवा करनी है सर, इसी उससे लगे रहे और फाइनली सर एग्ज़ाम क्रैक किया। तो आपने इम्तिहान तो क्वालिफाई किया है, लेकिन ये भी जानना चाहूँगा कि अगर आप गुदना की तरफ खास तौर पर, क्योंकि मेरा इलाका दूसरी तरफ पड़ता है कलिहान, तो सड़क के ऊपर जब आप चलते हैं तो वहां पर जहां पावर स्टेशन है, ठीक है, पिंडोरा बड़ा मशहूर है वो, वहां पर जब आप पहुंचते हैं तो आपका दिल थोड़ा कांपता नहीं है कि गाड़ी मुड़ेगी नहीं मुड़ेगी, और आगे से अगर कोई गाड़ी आ गई तो फिर हाल ही खराब है? जी सर बिल्कुल। सर एक्चुअल में मैं खुद भी ड्राइव करके सर जाता था जब, तो कई बार ऐसा होता था कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो आधा किलोमीटर बैक करना पड़ता था, या उनको या मुझको। तो एक्चुअल में ये तो है सर वहाँ पर रोड कंडीशंस, बाकी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, चाहे आप इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात कीजिए, तो हर चीज़ सर कम है। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि सिविल सर्विस में आके हो सके तो अपने एरिया का जो है नाम अच्छा करना है सर। जैसे आपने कहा कि अपने इलाके का नाम रोशन करना है, सिविल सर्विसेज को लेकर आपने कब से तैयारी करना शुरू की? क्या बचपन से ही आप सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहे थे, या ये मैट्रिक के बाद 12वीं के बाद आपके जहन में आया कि सिविल सर्विसेज करना है? सर एक्चुअली जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तो उस टाइम पे हमारे शाह फैसल साहब ने जब सिविल सर्विसेज में फर्स्ट रैंक हासिल किया, तो सर उस टाइम पे एक इंटरेस्ट जग गया इस एग्ज़ाम में कि ये किस तरीके का एग्ज़ाम है, क्योंकि तब के प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी ने उन्हें वहाँ बुला के जब कॉन्ग्रेचुलेट किया तो मन में ऐसा लगा कि नहीं, कोई बहुत ही प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम है ये। तो सर वहाँ से दिल में ये जोत जगी कि नहीं, हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो सर उसके बाद जब बीएससी जीजीएम साइंस कॉलेज से करने के बाद सर मैंने जो है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 2016 से स्टार्ट की थी, और सर 5-6 साल का एक लंबा सफ़र रहा जिसमें मैंने सर 3 अटैम्प्ट्स दिए, और ये मेरा थर्ड मेंस था और फर्स्ट इंटरव्यू था। और सर भगवान की कृपा से और माता, थर्ड मेंस है आपका ये?
यानी आपने पहले 2 अटेम्प्ट दी हुई हैं। सर तो आपने हमारे यहाँ चलन है हमारी तरफ कि आप जब 12th करते हैं उसके बाद जो है माँ बाप कहते हैं या तो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, क्योंकि हमारी तरफ ये जो इंजीनियर डॉक्टर का बड़ा चलन है। तो आपको नहीं बोला माँ बाप ने कि इंजीनियर या डॉक्टर बनना है? जी सर, ये मेरा भी ड्रीम पहले डॉक्टर बनने का ही था। मैंने 12th के बाद ड्रॉप भी किया था फॉर प्री मेडिकल एंट्रेंस, बट सर 1-2 अटैम्प्ट्स देने के बाद मुझे ये लगा कि शायद अब मूव ऑन कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और सर मैं फॉर्चुनेट रहा कि जब मैं जीजीएम साइंस कॉलेज में क्या गया तो वहाँ के प्रोफेसर्स ने, वहाँ के टीचर्स ने मुझे इस तरीके से मेंटर किया, गाइड किया कि दुनिया सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर तक नहीं सीमित है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं जहाँ पे आप एक्सेल कर सकते हैं। तो सर उसी ड्रीम को आगे परस्यू करते हुए सर फिर मैंने आगे एमएससी परस्यू नहीं की, क्यों बिकॉज मुझे ये क्लियर था कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। तो मैंने एमएससी परस्यू ना करते हुए अपने गोल की तरफ बढ़ना ठीक समझा। ग्रेजुएशन के बाद से लगातार आप इम्तिहान देते आ रहे हैं? जी सर, ग्रेजुएशन के बाद से लगातार, अनफॉर्चुनेटली सर पहले कमीशन का कुछ ऐसा रहा सिस्टम कि 3-3 साल में एग्ज़ाम की रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुई, तो 3 ही मौके मिले हमें 5-6 साल में। बट लेकिन ये सर तब से एग्ज़ाम देते आ रहे हैं। और सर इस बार मैं चेयरमैन सर और बाकी सब मेंबर्स का थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस दिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट की उसी रात को उन्होंने हमारा रिजल्ट निकाल दिया। उन्होंने हमारे टाइम की वैल्यू समझी कि बच्चे जो हैं काफ़ी देर से इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लगे हुए हैं, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए उन्होंने जो हमारे लिए किया, तो उनके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे ये बताइएगा, जब आपने तैयारी करना शुरू की तो जहन में क्या था ऑप्शनल को लेकर? क्या आपने सोचा कि किसी ऑप्शनल रखा जाए, और उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी आपने अपनाई जिस स्ट्रैटेजी से आपने इस तरह के पेपर लिखे कि आपकी सिलेक्शन होगी? जी सर एक्चुअल में साइंस बैकग्राउंड से था, बट जब मैंने इस एग्ज़ाम का सिलेबस देखा तो मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं आपकी जो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं अगर उनको ऑप्शनल लिया जाए तो उनका काफ़ी कन्वर्जेंस रहता है। जैसे अगर आप, मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो उसका कन्वर्जेंस सर GS2, GS4, एसए और इंटरव्यू तक जो है उसके कन्वर्जेंसेस मुझे मिले, और मुझे लगा कि इससे काफ़ी टाइम सेव हो सकता है और जो एनर्जी है वो मैं रिवीजन में और टेस्ट में लगा सकता हूँ। तो सर मैंने फिर साइंस बैकग्राउंड को छोड़ते हुए पॉलिटिकल साइंस की तरफ रुझान किया। और सर पॉलिटिकल साइंस एक्चुअल में मेरे कहें तो कहीं अंदर से भी एक वो था कि पॉलिटिकल साइंस की तरफ एक झुकाव था। तो और सर जब मुझे कोई कुछ इस बारे में पूछता है तो मैं उसको सर जोकिंगली ये भी कहता हूँ कि जूलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के फादर एक ही है, एरिस्टोटल। तो सर मैंने कहा जब वो कर सकते हैं दोनों तो हम भी कर सकते हैं दोनों। तो सर इसीलिए फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस को चूज़ किया, क्योंकि वो कन्वर्जेंस में था बाकी, और उसका सर जो भी स्टडी मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है, और सर करंट अफेयर और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के साथ उसका काफ़ी रिलेशन है जिसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। लगभग कितने घंटे रोज पढ़ते थे आप? सर रेगुलर बेसिस पे सर कभी कभी 2-3 घंटे भी हो जाते थे, कभी कभी 5-6 घंटे भी हो जाते थे सर। ये मतलब एक डेली का नहीं था सर, कभी ऐसा भी रहता था कि 8-9 घंटे भी गुजर जाते थे सर। मेरा ये था कि जब एक बार मैं किसी टॉपिक को या एक अपने सिलेबस के किसी पोर्शन को लेकर बैठ जाता था तो जब तक वो कंप्लीट ना हो तब तक मैं ऊपर नहीं उठता था। तो सर ये था कि इस तरीके से बिट्स बाय बिट्स मैंने उनको कंप्लीट किया, और सर इवेंचुअली सो अच्छा ही रहा। कोचिंग भी कहीं से की आपने? जी सर इनिशियली मैंने कोचिंग की थी यहाँ पे चाणक्य आईएएस अकेडमी से की थी गांधीनगर में। वो इनिशियली 2016 में था सर, 2016-17 में मैं वहाँ पे गया था। तो जीएस की वहाँ से मैंने कोचिंग की, बट पॉलिटिकल साइंस की सर वो मैंने सेल्फ स्टडी की। और मीनवाइल मैंने सर डिस्टेंस से इग्नो से पीजी भी की पॉलिटिकल साइंस में, और नेट भी क्वालिफाई किया सर। 2019 में मैंने नेट क्वालिफाई किया था सर। उसके बाद सर थोड़ा कमांड जो है अच्छी बन गई थी पॉलिटिकल साइंस में, तो ऑप्शनल जो है वो मेरा अच्छा स्कोर सर रहा है। जैसे आपने कहा ऑप्शनल का आपका अच्छा स्कोर रहा है, तो जो बच्चे आपको देख रहे हैं जिन्होंने अब जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है, क्या आपको कहेंगे उनको कि किस तरीके से तैयारी की जानी चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर इस एग्ज़ाम का सबसे बेसिक चीज़ है इसका सिलेबस। पहले अपने सिलेबस को लीजिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लीजिए और उन्हें पढ़िए। और सर मैं ये बताना चाहूँगा जो भी एस्पिरेंट जो है सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, खासकर कि न्यूज़पेपर मस्ट है। एक नेशनल न्यूज़पेपर रोज़ पढ़िए और एनालिसिस कीजिए जो इवेंट्स हो रहे हैं हमारे देश में, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में है, एजुकेशन के सेक्टर में है, कोई पॉलिसीज़ जो फ्रेमवर्क हो रही हैं तो उन पे ध्यान दीजिए और उनके छोटे छोटे नोट्स बनाइए। जो डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स जो कोई भी कमेंट करते हैं या कोई भी चीज़ें करते हैं उनको एनालिसिस करके अपने नोट्स में ऐड कीजिए, और इवेंचुअली आपके पास वो एक नोट्स बन जाते हैं, वो एक मतलब एक मटेरियल बन जाता है जिसको आप जब मेंस के एग्जामिनेशन में कोट करते हैं उन चीज़ों को, तो आपको इवेंचुअली अच्छे मार्क्स मिलते हैं सर।
तो इंटरव्यू के लिए कुछ खास गुरु मंत्र, क्योंकि आपने जब इंटरव्यू फेस किया होगा तो इंटरव्यू फेस करते समय क्योंकि आप पैनल के सामने हैं, सबसे मुश्किल मरहला होता है। जी सर, इंटरव्यू के लिए मेरे माइंड में भी बहुत सारी अप्रीहेंशंस थी कि कैसे होगा क्या नहीं होगा, बट सर मैं ये कहूँगा कि मेरे मेंटर्स ने मुझे ये गाइड किया कि जो बुक्स की नॉलेज है वो आपकी प्री एंड मेंस में चेक हो चुकी है, बट जो इंटरव्यू वो आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट है। और जब सर मैं वहाँ गया भी, जो मेरी इंटरेक्शन रही, जो सतीश चंद्र सर जो हमारे चेयरमैन हैं और बाकी भी जो भी मेंबर्स हैं, उनसे जब इंटरेक्शन हुई तो सर काफ़ी कॉर्डियल माहौल था। उन्होंने बहुत ही प्यार से और बहुत ही ऐसा लगा नहीं कि मतलब कोई वो ग्रिल करने की कोशिश करी। हाँ, क्वेश्चंस उन्होंने ज़रूर ऐसे पूछे कि जो कंफ्यूजिंग थे, बट बहुत ही प्यार से और बहुत ही वेल मैनर्ड तरीके से उन्होंने हमें ट्रीट किया। तो सर उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर यही मैं कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू में आप कॉमन सेंस और अपनी पर्सनालिटी को ज़्यादा डेवलप करने के बारे में सोचिए। फैक्चुअल नॉलेज आपका प्रीलिम्स एंड मेंस में चेक हो जाएगा, बट इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी चेक होगी, आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं ये चीज़ें चेक होंगी सर। जैसे आपने कहा ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्योंकि सिविल सर्विसेज जाहिर सी बात है 21वां रैंक है तो आप तो सिविल सर्विसेज में ही होंगे, पुलिस तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी खुद की प्रायोरिटी क्या थी कि आप पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, और आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? जी सर, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सिविल सर्विस थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ही थी। हालांकि पुलिस भी काफ़ी अट्रैक्ट करती है मुझे, बेल्ट फोर्स, बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सर सिविल सर्विसेज थी। और फ्यूचर प्लान सर यही है कि जो ये जिम्मेदारी अब मुझे मिली है, क्योंकि सर आज तक की स्ट्रगल जो थी वो मेरी अपनी स्ट्रगल थी, बट जो आज के बाद की स्ट्रगल होगी उसका इम्पैक्ट बहुत लोगों पे होगा। तो सर मैं यही चाहता हूँ कि जैसे जो ब्लेसिंग्स हैं गॉड की और माता पिता की वो मेरे साथ हैं, मैं आगे भी जिस भी जगह जाऊं जहां मुझे सर्व करने का मौका मिले वहां मैं जस्टिस कर पाऊं। वहां जिस सोच के साथ मैंने एग्ज़ाम लिखा, 5-6 साल तक स्ट्रगल किया, तो सर वो मैं आगे कर पाऊं, ये मेरा माइंड में रहेगा सर। और कहीं ना कहीं यूपीएससी की तरफ भी देखेंगे, वहाँ भी कुछ अटैम्प्ट्स रह गए, उनमें भी अपना जोर आजमाएंगे, अगर हो गया तो बहुत अच्छा। मुझे ये बताइएगा कि आपकी स्ट्रगल में आपके साथ और किस किसने स्ट्रगल किया घर में? जी सब ने सर, सब ने। सबसे बड़ा रोल माता पिता का, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, वेल विशेस का रहता ही है, क्योंकि सर जब इतनी लंबी जर्नी होती है तो आपको कहीं ना कहीं वो लोग बैकअप करने वाले चाहिए होते हैं। कि कभी कभी इस जर्नी में ऐसा भी होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी भी कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए, बट वो आपको तब भी सपोर्ट करते हैं कि नहीं, आप में पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं। तो उन लोगों का होना बहुत ज़रूरी है जो हमेशा आपकी तरफ रहें, जो हमेशा आपको गाइड करें, जो आपकी गलतियों में भी आपका साथ दें, इन द सेंस कि उनको रेक्टिफाई करके आपको बताएं कि नहीं, आप दोबारा आगे बढ़िए। तो सर माता पिता का विशेष और ईश्वर की कृपा और वेल विशेस का साथ सर। माता पिता में से ज़्यादा बड़ा रोल किसका है, माता जी का या पिताजी का? सर वैसे तो दोनों का है, बट इस एग्ज़ाम को फोकस लेके तो ज़्यादा पिताजी ने मेरे को सपोर्ट किया है। तो माता जी ने भी बहुत सपोर्ट किया है सर, लेकिन पिता का ये था कि कभी उन्होंने होप नहीं लूज़ की कि नहीं आप कर सकते हो। उन्होंने उनका वो पोटेंशियल जो था वो देखा, तो उन्होंने कहा कि आप कर सकते हो। और माता जी ने फिर सर इमोशनल सपोर्ट बहुत दिया है, इन द सेंस कि सर दूर रहना यहाँ से घर में जैसे रहते हैं या गुंदा में रहते हैं, तो हर बार हर दिन मुझे कॉल करके बोलना कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है, किस ट्रैक पे चल रही है। और सर दूर रह के भी उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, तो माता जी का भी बहुत बड़ा साथ है सर। ठीक है, आपके माता पिता से भी आप इस तरफ आ जाएं ताकि आपके माता पिता से बात हो सके। मुझे ये बताइएगा कि आप आते हैं एक ऐसे इलाके से जिस इलाके में सड़क अभी तक पहुंची नहीं, तो वहाँ से यहाँ आने का ख्याल कैसे आया आपको? थैंक यू हाशमी साहब। मेरी नौकरी 2010 में ट्रांसफ़र हुई डोडा से। मैं जेई था, आरएनबी से आरईडब्ल्यू कठुआ में ट्रांसफ़र हो गई। तो फिर उस टाइम के बाद मतलब हमें मतलब यहीं सेटल होना पड़ा, बच्चे भी यहीं पढ़ने लगे। तो उसके बाद मेरी जब आरईडब्ल्यू कठुआ से ट्रांसफ़र आरएनबी सेकंड डिवीज़न जम्मू में हुई, तो फिर भी मतलब नौकरी यहीं की। तो अच्छा, यानी नौकरी के चलते आप यहाँ आए और आपके बच्चे भी यहीं पे सेटल हो गए। तो ये जहन में कहाँ से आया कि इसको सिविल सर्विसेज करवानी है? यूजुअली इंजीनियरों के बच्चे इंजीनियर ही आगे बनते हैं और माँ बाप का फोकस भी इसी पर होता है, भाई मैंने पूरी जिंदगी इंजीनियरिंग करी है, आप भी इंजीनियरिंग करो। मैं देख रहा था कोई इंजीनियर्स में लोग इतनी रेस्पेक्ट से इंजीनियर्स को आजकल नहीं देखते हैं, तो इसलिए मैं पहले तो सोच रहा था ये डॉक्टर बने। तो जब इन्होंने 1-2 अटैम्प्ट दिए तो इनको कामयाबी नहीं मिली, तो फिर मैंने इनको कहा कि किसी और लाइन की तरफ बढ़िए, सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़िए। तो इन्होंने भी इसको स्वीकार कर लिया।
तो आज ये खुशी का दिन देखने को मिला। लेकिन इससे ज़्यादा इस बात की आपको ज़्यादा खुशी है कि आप गुंदना के हैं और गुंदना से भी क्या कहते हैं आईएएस अफसर निकलने शुरू हो गए। जी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरा रेवेन्यू विलेज चावनी लुडना तहसील गुंदना है और वहाँ से सिविल सर्विस में बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। और आपको सबसे बड़ी मैं खुशखबरी ये दूँ कि जो मेरा रेवेन्यू विलेज है लुडना बी, यानी कि हाफ, पूरा लुडना नहीं, लुडना ए एंड लुडना बी एक रेवेन्यू विलेज है। तो जो ये लुडना बी है ये चौथा बच्चा है जो सिविल सर्विस में है। इससे पहले 3 बच्चे आ चुके हैं। 3 बच्चे ऑलरेडी वहां से आ चुके हैं लुडना से। जी, अच्छा, बच्चे, तो मुझे बताएं आपकी धर्मपत्नी भी वहीं से हैं या ये किसी और इलाके से हैं? जी, ये परशुला महला से। अच्छा, महला से हैं आप। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा कि आप दोनों ऐसे इलाके से आते हैं जिन इलाकों में सड़कें नहीं हैं, बिजली हम लोगों ने देखी नहीं है। मतलब मैं जब बच्चा था तो मुझे अच्छे से याद है कि रात के वक्त में जब हम लोग घर से निकलते थे तो लकड़ी जलाकर हाथ में रखनी पड़ती थी, फिर जाकर आपको पता चलता था कि भाई कहाँ जा रहे हैं आप। सर्दियों में तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि बल्ब कहीं नज़र आएगा, पता चलेगा कि उसमें कोई बिजली नाम की चीज़ है। तो कई बार तो लकड़ी जलाकर बल्ब देखना पड़ता था कि बल्ब है भी कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने भी देखी हैं अपनी ज़िंदगी में? जी सर, देखी है, क्यों नहीं। ये सारी परेशानी आपने सब देखी सब है। सब तो अब कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा, खुश हैं हम कि हमारे बच्चे ने बहुत अचीवमेंट की है। हम बहुत खुश हैं सर। मोहल्ला वाले खुश? सारे खुश, नानकी सारी खुश हैं। अच्छा, तो नानके से कुछ लोग घर आए यहाँ आए हुए हैं या कोई भी नहीं? हाँ, मामी मामियाँ सब सारे रिलेटिव जितने भी हमारे घर से हैं सब। अच्छा, तो आपका ज़्यादातर वक्त गुंदना में ही गुजरता है? हाँ, मुझे ड्यूटी है वहाँ पे तो ज़्यादा उधरी। लेकिन उसके बावजूद आपके बच्चे ने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया। बिल्कुल। तो आपने सुन लिया, तेजिंदर शर्मा का परिवार था। तेजिंदर शर्मा से हमारी बात हुई। मुझे खुशी इस बात की है कि इन दुश्वार गुजार इलाकों से हम लोग आते हैं और आने के बाद हम लोग सिस्टम का हिस्सा भी बनते हैं। अलग अलग इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हम लोग हैं। तेजिंदर सिविल सर्विसेज करेंगे, मैं एक पत्रकार हूँ। इसी तरीके से अन्य कई और लोग हैं जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे इन इंपॉर्टेंट जगहों पर होने के बावजूद हमारे इलाके गरीब हैं। हमारे इलाकों में सड़कें नहीं हैं, हमारे इलाकों में बिजली की परेशानी है, हमारे इलाकों में अस्पताल नहीं है, हमारे इलाकों में आज भी अगर आपको रात के वक्त कोई बीमार हो जाए उसे अस्पताल तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। किसी को हार्ट अटैक आ जाए, अस्पताल तक पहुंचने से पहले उसकी आज भी मौत हो जाती है क्योंकि सूरत हाल सड़कों की बहुत ख़राब है। उसके बाद अगर आप सिस्टम में कुछ कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करें, तेजिंदर जा रहे हैं सिस्टम में कंट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन मेरा अपना अनुभव यह है कि वो तमाम लोग जो इससे पहले सिविल सर्विसेज में आए हैं और जो इस वक्त सिस्टम का हिस्सा हैं, जिनको फैसले करने हैं और जिनके फैसलों से सिस्टम बदल सकता है, उस फैसले करने में असमर्थ हैं। क्यों हैं वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन तेजिंदर से हम उम्मीद और तवक्का ये लगाएंगे कि जब आप सिस्टम का हिस्सा बने तो आप अपने गरीब इलाके को, उस गरीब इलाके की गरीब सड़कों को, उस गरीब इलाके के गरीब लोगों को याद रखें और उनके लिए काम करें।